शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज के साथ में पहली न्यूज़ देखेंगे। फ्रॉग और स्नैक ने किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित किया है, डेंट किया है, इसके बारे में ये न्यूज़ आई है। एक स्टडी है जिसमें ये पाया गया है कि क्रॉप डैमेज का ये भी एक प्रमुख कारण रहे हैं। इसके चलते चलते जो इकोनॉमी है वो देश की प्रभावित हुई है। दो इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। इन्वेसिव इन्वेसिव का मतलब होता है जब कोई बहुत बड़े मात्रा में आक्रमण कर देता, हमला कर देता, धावा कर देता, तो उसे इन्वेसिव कहा जाता। तो दो इन्वेसिव स्पीसीज, एक अमेरिकन बुलफ्रॉग है और दूसरा है ब्राउन ट्री स्नेक। अमेरिकन बुलफ्रॉग डॉग का तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं। इसके अलावा ब्राउन ट्री स्नेक है जिसने धावा बोला है, जिसने प्रभावित किया है, जिसका वैल्यू बताया जा रहा है लगभग $16 बिलियन का। ये डेटा है 1986 से लेकर के 2020 तक का। इसके चलते चलते कौन कौन सी समस्याओं का सामना किए हैं किसान लोग? क्रॉप डैमेज का, इसके अलावा पावर आउटेज मतलब होता है कटौती, ठीक है। फसलों को डैमेज किए हैं। इसके अलावा बिजली में इनके चलते चलते कटौती करना पड़ जा रहा है। ऐसा एक स्टडी में सामने आया जिसको पब्लिश किया गया था साइंटिफिक रिपोर्ट्स में। ब्राउन एंड ग्रीन फ्रॉग कलर पिक्चर में हम देख लिए हैं, जिसको लिथोबेट्स कैटेसबियानस कहा जाता है। इसके अलावा जो इसका वज़न है उसका वज़न बताया गया है 0.9 kg से भी ज़्यादा का, मतलब 2 पाउंड से भी ज़्यादा का इसका वज़न है। हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन यूरोप, इसका सबसे बड़ा असर पड़ा था यूरोप में। ये बात कही गई है एक रिसर्च में जिसको पब्लिश किया गया साइंटिफिक रिपोर्ट में। अब यदि हम बात करें ब्राउन ट्री स्नेक की, जिसको हम बायोगा इर्रेगुलरिस बोलते हैं, इसने कई प्रकार से, कई किस्म से अनकंट्रोल तरीके से जो पैसिफिक आइलैंड है जिसमें इंक्लूड है गुआम, इसके अलावा मेरियाना आइलैंड है, जहाँ पर इस स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिका की ट्रूप के द्वारा, सेना के द्वारा वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। यहाँ पर इसका प्रभाव हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बताया जा रहा है इस सांप के चलते चलते, ठीक है, इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई। अब दिक्कत ये हो गई है कि बिजली की कटौती इनके चलते चलते हो जा रही है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, वहाँ पर क्रॉलिंग कर लेते हैं, मतलब उनमें रेंगते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सिग्नल है, नीड फॉर इन्वेस्टमेंट कंट्रोलिंग ग्लोबल ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। इधर से उधर जो इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ग्लोबली जो इनकी संख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि अवॉइड किया जा सके पेइंग फॉर मिटिगेशन आफ्टर द इन्वेशन ऑकर। यदि कभी ये आक्रमण करें तो उससे हम बच सकें। अगली साइंस की न्यूज़ कैंसर से संबंधित है, इसलिए कैंसर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कैंसर मतलब कि किसी भी सेल जब अनियमित रूप से बढ़ना चालू कर देती है तो उसको हम कहते हैं कैंसर। नॉर्मली हमारी शरीर की कोशिकाएं एक कंट्रोल्ड मैनर में बढ़ती हैं और फिर उनका विभाजन होते जाता है। जब सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या फिर कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं तो वो मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं लेती हैं। कैंसर में कोशिका के विकास को कंट्रोल करने वाले संकेत ठीक से काम नहीं करते हैं। कैंसर की कोशिकाएं बढ़ते रहती हैं और जब उन्हें रुकना चाहिए तो कई गुना बढ़ जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं वाले नियमों का पालन नहीं करते हैं। बताया जाता है कि हर एक सेल जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है।
जो कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, कब बढ़ना है और कब विभाजित होना है। कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं से विकसित होता है। किसी एक कोशिका के जीन के भीतर आने वाले बदलाव के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। आनुवांशिक बदलाव, जिनको म्यूटेशन भी कहते हैं, कोशिका में आने वाली तब्दीली या फिर हेरफेर किसी कोशिका के सामान्य कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ज़्यादातर तब्दीलियां नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन कभी कभी ये कोशिका के विकास को कंट्रोल करने में अड़चन पैदा कर देती हैं। ऐसा कभी कभार ही होता है कि जीन में चेंज इसलिए आया क्योंकि माता पिता के साथ भी ऐसा हुआ था। ज़्यादातर हेर फेर अनायास या अचानक ही हो जाते हैं, वो भी तब जब कोशिकाएं अलग अलग हिस्से में बढ़ जाती हैं। इतने ही नहीं, ये जो फेरबदल गलती से होते हैं और अचानक होते हैं। बड़ों को होने वाले कैंसर के उलट बच्चों को होने वाले कैंसर की वजह जिंदगी जीने के तौर तरीके या फिर पर्यावरण नहीं है, बल्कि बच्चों को जो कैंसर होता है वो जीन्स में चेंजेस आने के कारण होता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस बनाया गया है, और सेल में ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के भीतर आप देख रहे हैं डीएनए है, और ये आप जीन्स को देख रहे हैं, जीन्स को संकेत के रूप में दर्शाया गया है। साइंस वाली जो नेक्स्ट खबर है वो देख रहे हैं हम, कैंसर से संबंधित, पार्टिकुलरली कैंसर के इलाज को लेकर के कुछ शोध किया गया है, उसको यहाँ पर बताया गया है। रिसर्चर लोगों ने ये पता लगाया है कि जो कॉम्बिनेशन है मॉलिक्यूल्स का, जिसका यूज़ किया जा सकता है डेवलपिंग नोवेल एंटी कैंसर थेरापेटिक्स, एक ऐसा मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन हाथ लग गया है जिसका उपयोग आप कैंसर के इलाज के लिए कर सकते हैं। हमारा जो काम था पिछले यदि 10 सालों का यदि आप रिकॉर्ड देख लोगे, वो क्या रहा था? हेल्प्ड आइडेंटिफाई ए न्यू टारगेट फॉर किलिंग कैंसर सेल। ज़्यादातर हम यही सोचते थे कि हम ऐसी दवा को विकसित कर लें जिससे जो कैंसर वाली सेल हैं हम उनको मार दें, ताकि उनकी ग्रोथ रुक जाए और कैंसर की बीमारी को भी हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन अभी जो स्टडी की गई है उसमें एक थेरेपी को लेकर के एक नया डोर खुल गया है। ठीक है, जो हमने टारगेट पैथवे बनाए हैं वो क्या है? इस पैथवे को हम यूटिलाइज करेंगे किसके द्वारा? कैंसर सेल, ताकि रिपेयर किया जा सके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर सिस्टम को। मतलब कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है, जो ब्रेक हो गया है, जो टूट गया है, उसको हम रिपेयर करेंगे इसके माध्यम से। डीएनए रिप्लिकेशन की बात करी जाती है प्रतिकृति, टोपोआइसोमेरास 1। ठीक है, ये टारगेटेड कीमियोथेरेपी मानी जाती है। ठीक है, जो कि वन ऑफ द मेनस्टे है ट्रीटिंग कैंसर सेल्स। मेनस्टेज मतलब मुख्य आधार मानी जाती है कैंसर सेल के उपचार के दौरान में। क्या नाम रखा गया है? टोपोआइसोमेरासस फर्स्ट। ये टारगेटेड कीमियोथेरेपी मानी जाती है। करेंटली यूजिंग जो की जाती है एंटी कैंसर ड्रग्स, जिसको हम बोल रहे हैं कैम्टोथेसिन, इसके अलावा टोपोटेकन और इरिनोटेसन। ये टारगेट करती है एक मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल मतलब एक एंजाइम है टोपोआइसोमेरासस 1 का या फिर टोप 1 का। टारगेट करेगी उस मॉलिक्यूल को जो कि इन्वॉल्व रहता है डीएनए रिप्लिकेशन में, मतलब कि डीएनए की प्रतिकृति में, नमूने में। जबकि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो इसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है, ताकि सेल अपने आप को विभाजित कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो रनवे रिप्लिकेशन है कैरेक्टराइज कैंसर।
फिर भी अध्ययन से ये पता चला है कि जो कैंसर सेल होती हैं जिसके चलते चलते कैंसर की बीमारी हो रही है, सम टाइम में डेवलप कर लेती हैं रेजिस्टेंस को, मतलब कि इनके ऊपर दवा का असर करना बंद हो जाता है। ये रेजिस्टेंस पैदा कर लेती हैं टोपोआइसोमेरासिस फर्स्ट, जो कि टारगेटेड कीमियोथेरेपी होती है, किसके द्वारा? थ्रू देयर इंस्ट्रिक्ट डीएनए रिपेयर टूल बॉक्स के माध्यम से। इंस्ट्रिक्ट डीएनए रिपेयर टूल बॉक्स मतलब कि उसके अंदर में खुद ही एक डीएनए रिपेयर टूल बॉक्स होता है, जिसके अंतर्गत वो इस दवाई से लड़ पाती है और खुद का जो वृद्धि हो रही है वो उसकी वृद्धि कंटिन्यू होते ही जाती है, कैंसर की बीमारी बढ़ते ही जाती है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन में कौन कौन रहेगा? प्रोटीन PRMT5 है, इसके साथ में रहेगा एंजाइम TDP1। इसका उपयोग किया जा सकता है एज ए पोटेंशियल टारगेट, ताकि हम डेवलप कर सकें नवल एंटी कैंसर थेरापुटिक्स। कैंसर के इस्तेमाल के लिए जो उपचार है वो इस कॉम्बिनेशन वाले मॉलिक्यूल की मदद से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप क्लोज होते जा रहे हैं किस क्षेत्र में? डेवलपिंग प्रिसीजन मेडिसिन अप्रोच फॉर कैंसर पेशेंट। टॉप 1 एक एंजाइम है, कहाँ पर? ऑल हायर यूक्रियोटिस में पाया जाता है टॉप 1 एंजाइम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलता है। ये इसेंशियल माना जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिलैक्सिंग डीएनए, ठीक है, डीएनए को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ये जो कॉइल करता है ड्यूरिंग लिप्रिकेशन, मतलब कि जब कोशिका का विभाजन होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान में। अब जो दवा आप दे रहे हैं, जो ड्रग आप दे रहे हो, ठीक है, डायरेक्टेड एट दिस पेथवे, इसके माध्यम से यदि आप ड्रग को डायरेक्ट करते हो, देते हो इस रास्ते से, डिसरप्ट द एक्टिविटी ऑफ टॉप 1, इसके चलते चलते जो टॉप 1 है इसकी एक्टिविटी रुक जाती है। बाय चेंजिंग इट्स शेप, इसका शेप ही चेंज हो जाएगा, एंड रेंडरिंग इट इनइफेक्टिव, और ये जो है इनइफेक्टिव हो जाता है। रेंडरिंग मतलब होता है प्रतिपादन करना, और ये इनइफेक्टिव रूप में प्रतिपादित हो जाता है। ये इस प्रकार के जो रिजल्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है किसका? सेल डेथ का। इसमें इंक्लूड है कैंसर सेल, नेचुरल सेल्यूलर रिपेयर मैकेनिज्म किसके द्वारा? TDP1 के द्वारा। ऑफन किक इन एंड काउंटर रिएक्ट द एक्शन ऑफ द ड्रग। आगे बताया जा रहा है कि हमने डेवलप किया है CRISPR मेडिएटेड नॉकआउट सेल्स को, जहाँ पर PRMT5 मतलब प्रोटीन एर्जिनाइन मेथाइलट्रिप्सेरेस 5 एंजाइम को इन द सेल्स इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, इससे ये एंजाइम की अनुपस्थिति हो जाती है। अगली साइंस वाली न्यूज़ आई है मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर के, ठीक है। 2 मंकी पॉक्स के जो केस हैं हमारे देश के, वो लिंक नहीं है यूरोप के साथ में, मतलब वो वैसे नहीं हैं जैसे कि यूरोप में पाए जाते हैं। जेनेटिक सीक्वेंस किया गया है मंकी पॉक्स का, जो कि केसेस इंडिया में आए हैं, ठीक है। तो मजबूती से ये बात यहाँ पर सजेस्ट की जा रही है कि देयर वर 2 डिस्टिंक्ट मंकी पॉक्स आउटब्रेक, मतलब कि मंकी पॉक्स भी अब 2 वेरिएंट बन चुका है। 2 मंकी पॉक्स क्लस्टर फाउंड आउटसाइड अफ्रीका, अफ्रीका के बाहर 2 प्रकार का मंकी पॉक्स वायरस फैल रहा है। अब जैसे कि कुछ स्मॉल नंबर के केसेस हैं, ठीक है, केसेस फॉल इन ए क्लस्टर डिफरेंट फ्रॉम
द वन इन यूरोप। यूरोप के कुछ केसेस अलग दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा क्लस्टर है, ग्रुप है, छोटे से केसों का एक समूह है जिसका नाम रखा गया है A2। ठीक है, ये प्रीडोमिनेंटली हमें दिखाई दे रहा है यूएस, थाईलैंड और आज के टाइम में इंडिया में। मंकी पॉक्स वायरस रिस्पॉन्सिबल है फॉर लार्ज आउटब्रेक इन यूरोप। यूरोप में काफ़ी तेज़ी के साथ में मंकी पॉक्स फैलते जा रहा है। एंड इल्सवियर बिलोंग्स टू द B1 लाइनेज। और दूसरी जगह आप देखोगे तो B1 वेरिएंट, B1 लाइनेज देखने को मिल रहा है। 3 इम्पोर्टेड केस मतलब दूसरे देश से अपने देश में आना डिटेक्ट किए गए थे केरल में। इसके अलावा 3 केस बिलोंग करते हैं A2 क्लस्टर से इन US, आर इन पीपुल विथ ए ट्रैवल हिस्ट्री टू मिडल ईस्ट। ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवल की हिस्ट्री रही है मिडल ईस्ट की। मंकी पॉक्स वायरस जो कि बिलोंग कर रहा है A2 क्लस्टर वायरस से। ठीक है, ये साइलेंट तरीके से स्प्रीड हो रहा है आउटसाइड द एंडेमिक कंट्रीज। एंडेमिक कहाँ पर है? अफ्रीकन कंट्री में ये एंडेमिक है, लेकिन यदि उसके बाहर जाओगे तो जो A2 क्लस्टर है वो बहुत साइलेंट तरीके से फैलते जा रहा है। A2 क्लस्टर की यदि आप बात करो तो जुलाई 2021 यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के संकेत नहीं दिखाई दिए। ठीक है, बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द सुपर स्प्रेडर इवेंट, कि कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट था उसके चलते चलते ये बीमारी, ये वाला वेरिएंट फैल गया हो। 28 जुलाई को 4,907 मंकी पॉक्स केस डिटेक्ट किए गए थे US में। मतलब 28 जुलाई तक का जो डेटा देखोगे वो 4,907 हो गया है अमेरिका में। अब देखोगे ना तो वर्ल्ड में हाईएस्ट ये डेटा आप इसको समझ सकते हैं। 37 कंट्रीज इन यूरोप हैव ऑल टुगेदर रिपोर्टेड 13,043 केसेस। ठीक है, 37 कंट्री हैं यूरोप के जहां पर 13,000 केसेस मंकी पॉक्स के सामने आए हैं। ये डेटा है 26 जुलाई 2022 तक का। अब मंकी पॉक्स करेंट में कैसा प्रतीत हो रहा है? मंकी पॉक्स वायरस डज नॉट करेंटली सीम टू हैव द पोटेंशियल टू बिकम ऑन STD इन द हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन। साइंस वाली अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, जिसको दर्जा इंडेंजर्ड स्पीसीज का दर्जा दिया गया है। एक तितली है जिसका पिक्चर आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तितली का नाम है मोनार्क बटरफ्लाई। आज के टाइम में इसको लिस्टेड कर दिया गया है इंडेंजर्ड प्रजाति के अंतर्गत। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ठीक है, इसने ऐड कर दिया है इसको एज ए रेड लिस्ट के रूप में फॉर द फर्स्ट टाइम। एस्टिमेशन ये सजेस्ट करता है कि इसकी जो पॉपुलेशन है नॉर्थ अमेरिका में ये डिक्लाइंड हो गई है लगभग 72% तक इन द पास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में 72% की गिरावट आई है इनकी जनसंख्या में। साइंस वाली अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो से। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पृथ्वी पर सबसे बड़े पुराने विकास वाले वर्षा वनों में से एक प्रजाति पाई जाती है विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है पृथ्वी पर पुराने पुराने पेड़ों की प्रजातियों के लिए। यहाँ की गवर्नमेंट इस नेशनल पार्क में ड्रिलिंग के लिए अनुमति दे रही, मतलब ड्रिलिंग के लिए इनकी नीलामी की जा सकती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का कहना है कि हमारी वित्तीय स्थिति खराब है। ठीक है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। साइंस की एक और न्यूज़ आई है जो कि कोरोना की बीमारी से संबंधित है। इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि यदि आपको एक बार कोरोना हो गया है तो आपको
पुनः संक्रमण का, री इन्फेक्शन का कितना जोखिम है, कितना खतरा है। सार्स कोविड-19 2 के ओमिक्रॉन BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट अपने सभी पूर्ववर्तियों की तुलना में लोगों की प्रतिरक्षा सुरक्षा से बचने में बेहतर साबित हुए हैं। 2 वेरिएंट बताए गए हैं यहाँ पर ओमिक्रॉन के, और ये वेरिएंट अपने पुराने वाले वेरिएंट ऐसे हैं जिससे लोगों की प्रतिरक्षा सुरक्षा से बचने में ये बेहतर साबित हुए हैं। इसका मतलब ये है लोगों का जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है वो इनसे काफ़ी प्रभावित हो सकता है। लेकिन एक डाटा आया है कतर से जो कि सजेस्ट करता है कि जो प्रीवियस इन्फेक्शन है किसके साथ में, अल्फ़ा बीटा या फिर डेल्टा, ये ऑफ़र करता है कुछ प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन विथ BA.4 और BA.5 वेरिएंट। अगले न्यूज़ हम देखने वाले हैं न्यू ई वेस्ट रूल से संबंधित। ठीक है, जो कलेक्शन का नेटवर्क है और जो जॉब में लगे हुए लोग हैं, ये नया कानून उनको प्रभावित करने वाला है। इससे जॉब प्रभावित होने वाली हैं, किस प्रकार से, इसको हम इस आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, सिस्टम इन्वॉल्विंग प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ने इन्वॉल्व कर दी है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशंस डिसमेंटल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग नाउ विथ ए हैंडफुल ऑफ ऑथराइज्ड रिसाइकल। दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी अब उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने उत्पादों को रिसाइकिल करे। जैसे कि कोई एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबाइल बना रही है, अब ये उसकी खुद की जिम्मेदारी हो गई है कि मोबाइल का जो कचरा है वो उसको खुद ही हैंडल करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग, ज़्यादातर जो लोग इसमें लगे रहते हैं वो कबाड़ वाले टाइप के लोग ही रहते हैं, जो कि आपसे कबाड़ का सामान खरीदते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपसे लेंगे, उसको या तो वो रिसाइकिल कर देंगे या फिर उसको बेच देते हैं और उससे वो कमाई करते हैं। तो उनकी कमाई इससे प्रभावित होने वाली है। कुल मिलाकर के ये जो लोगों को जॉब में रख रहे थे उनकी जॉब छिनने वाली है इस नए नियम कानून से, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। एक फ्रेमवर्क है जिसको प्रपोज किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा ताकि वो रेगुलेट कर सके इलेक्ट्रॉनिक कचरे को। इलेक्ट्रॉनिक कचरा मतलब कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक फ्रेमवर्क के लिए प्रपोजल दिया गया था ताकि हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज को रेगुलेट कर सके। इंडिया हैज़ अपसेट ए की लिंक of India's electronic waste collection system and threaten the livelihood of thousands of people. इससे हज़ारों लोगों की जॉब छिनने वाली, हज़ारों लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज जिसको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहते हैं, यदि आप ये देखोगे ये जो गुड्स हैं दैट आर पास्ट देयर प्रोडक्टिव लाइफ, जिनकी प्रोडक्टिव लाइफ अब बीत चुकी है, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। इसके अलावा जो ओल्ड पार्ट्स हो गए इनको ज़्यादातर हैंडल किया जाता है इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग ही ज़्यादातर इनको हैंडल करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि यदि कोई दुकान वाला है इनफॉर्मल सेक्टर का, अब स्पेंट गुड्स आर डिसमेंटल्ड, सबसे पहले तो वस्तुओं को डिसमेंटल किया जाएगा। वायबल वर्किंग पार्ट को रिफर्बिश्ड कर दिया जाता है, उनको पुनः उपयोग में ला लिया जाता, और बाकी जो बच जाता है ये चले जाता है केमिकल डिसमेंटलिंग यूनिट को। ठीक है, अब इन यूनिट्स जहाँ पर अनरेगुलेटेड स्वीट शॉप हमको देखने को मिल रही हैं, ये एम्प्लॉय करते हैं चाइल्ड लेबर को।
हैजार्डियस एक्सट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जहाँ पर केमिकली रूप से इनकी साफ़ सफाई हो रही है वहाँ पर ये लोग बच्चों को काम में लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। पता चला आप धातु निकालने के चक्कर में या फिर उनको साफ़ सफाई करने के चक्कर में आग लग गई या फिर कई प्रकार के खतरे हो सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, ठीक है, ये कॉन्टेमिनेट करता है सॉइल को। इसके अलावा प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी फैलाने का ये काम करता है। इन सभी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लेकर के आई थी, जो इंट्रोड्यूस करता है एक सिस्टम को जिसका नाम है EPR, ठीक है। अब EPR सिस्टम जो लाया गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्माता हैं उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि एक प्रपोर्शन, एक हिस्सा गुड्स का दे शुड एवरी ईयर वाज रिसाइकल्ड, ठीक है। मान के चलो 100 चीज़ें आप बना रहे, 100 मोबाइल बना रहे हो, तो 100 में से कुछ प्रोपोर्शन गवर्नमेंट निर्धारित कर देगी कि 50 ठो आप मोबाइल को रिसाइकिल करने का काम आपका ही रहेगा, ठीक है। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड सालाना, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड है इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे ये प्रदर्शित होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे के इस्तेमाल के लिए किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो स्वस्थ रहें, उनकी हेल्थ पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है ज़्यादातर जो कंपनियाँ रहती हैं ना, वो मेंटेन नहीं करती हैं इन हाउस यूनिट को, ठीक है, इन चार्ज ऑफ रिसाइकलिंग। ये इन हाउस यूनिट में, ठीक है, चार्ज ऑफ रिसाइकलिंग को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। इसके चलते चलते ही राइज हो जाता है एक नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनीज का, जिनको कहा जा रहा है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि ये कंपनियां खुद ही अपने कचरे को मेंटेन नहीं कर पा रही। इसी के चलते चलते गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको जन्म दिया है इस बात ने, जिनको हम प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, जो कि काम करते हैं एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड और फॉर्मर रिसाइकलिंग यूनिट के बीच का जो काम रहेगा वो किसका रहेगा? वो रहेगा PRO का। एक तरफ तो ये कंपनी है और दूसरी तरफ रिसाइकिल करने वाले लोग हैं, दोनों के बीच में मीडियरी का काम करती है, मीडिएशन का PRO। अब आप सर्टिफाइड प्रूफ को देख लीजिए। PRO नॉर्मली बिड लगाएगा किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ठेका के लिए, कंपनियों के ठेका के लिए बोली लगाएगा PRO। इसके अलावा अरेंज करेगा फॉर स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू बी रिसाइकिल्ड, ठीक है। इसके अलावा अरेंजमेंट करेगा ऐसे पदार्थों का जिनका रिसाइकलिंग करना है, एंड प्रोवाइड कंपनीज सर्टिफाइड प्रूफ। उसको एक सर्टिफाइड प्रूफ देगा किसका? रिसाइकलिंग का, दैट दे देन मेंटेन एज पार्ट ऑफ देयर रिकॉर्ड। और फिर जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो इसको रिकॉर्ड के तौर पर रख सकती है। कई सारे PRO वर्क करते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर के। इसके अलावा ये इनेबल करते हैं सप्लाई चेन को फॉर रिसाइकल्ड गुड्स के लिए। जैसे मार्च तक का यदि आप हिसाब किताब देखोगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसने रजिस्ट्रेशन किया था 74 PRO का। इसके अलावा 468 ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स हैं विच हैव ए कलेक्टिव रिसाइकलिंग कैपेसिटी ऑफ लगभग 1.30 मिलियन टन की है। तो जो PRO रहता है वो बीच का एक यूनिट होता है, एक उत्पादक
और रिसाइकलर के बीच का, ये इनके लिए बोली लगाएगा, जो सामान उनको चाहिए उस प्रकार के सामान भी प्रोवाइड करवाएगा, कितना क्या करना है ये पीआरओ देख लेता है। मिनिस्ट्री का एस्टिमेशन है कि 7.7 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जनरेट किया गया था 2018-19 के बीच में, और 1 मिलियन टन 2019 बीच में, मतलब कि जो कि केवल 1/5 है, मतलब 22% हिस्सा ही ऐसा है जिसको कन्फर्म किया गया था कि हम इसको डिसमेंटल करेंगे और रिसाइकिल करेंगे। ठीक है, मई के महीने में मिनिस्ट्री ने इशू किया था एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को, दैट डज अवे विद द पीआरओ एंड डिसमेंटलर्स एंड वेट्स all responsibility for recycling with authorized recycler, only a handful of which exist in India.